आज के समय के हिसाब से भारत 27,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान से ले सकता था। कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता था, मगर राजनीति की टेबल के ऊपर इंदिरा गांधी ने कुछ गलतियां कर दी। भारत को और भारतवासियों को वो रिजल्ट नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। एक प्रकार से ये कह दें कि फौज ने अपना काम तो कर दिया, मगर राजनेताओं ने अपना काम शायद ठीक प्रकार से नहीं किया। हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस बात के गवाह हैं। जब भी एक देश जीतता है, इसका मतलब दूसरा देश हार जाता है, और जीतने वाला जो देश है वो हारने वाले देश से रिपेरेशन लेता है, यानी कि मरम्मत चार्जेस लेता है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी जब हार गया था तो उसको रेपरेशंस के अंदर देने पड़े थे 269 बिलियन मार्क्स, और इतने सारे पैसे उस समय जर्मनी के पास में भी नहीं थे, पूरी अर्थव्यवस्था के पास नहीं थे। इसीलिए 35 साल तक हर साल 3-3 बिलियन मार्क उसको देने थे। अब इस प्रकार का जो मॉडल है इंटरनेशनल रेपरेशंस के अंदर चलता है। पाकिस्तान को भी इसी प्रकार से फंसाया जा सकता था। भारत के पास में सारी की सारी चाबियां थी। 1971 के वॉर की सारी डिटेल्स आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। और यह बात बिल्कुल गलत है कि केवल और केवल बांग्लादेश के फ्रंट के ऊपर वॉर हो रहा था। वॉर और भी जगह पे चल रहा था। इस वॉर की शुरुआत ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से हुई थी। तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस आए थे क्योंकि पाकिस्तान उनको मार रहा था। और ये जो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, ये रिपेरेशंस के अंदर बिल्कुल फिट होता है। भारत पाकिस्तान से 35 साल तक इन सभी 1 करोड़ बांग्लादेशियों के लिए रिपेरेशंस मांग सकता था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के अंदर भी कई फ्रंट्स के ऊपर वॉर जारी था, और भारत आराम से पाकिस्तान को डोमिनेट भी कर रहा था। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरा डिटेल मिल जाएगा कि चंब सेक्टर के ऊपर मोस्ट फियर्स बैटल चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो चंब सेक्टर की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान यहां से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इधर से पाकिस्तान ऑलरेडी घुसा हुआ था, और पंजाब समेत अलग अलग जगह के ऊपर घुसने की कोशिश कर रहा था। मतलब भारत के पास पूरी की पूरी आजादी थी। वो कश्मीर के पूरे हिस्से के ऊपर डोमिनेट करने के अलावा पाकिस्तान के भी अच्छे खासे हिस्से को डोमिनेट करके उसके बाद के अंदर वॉर को बंद कर सकता था। मगर देखिए हुआ क्या, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि उस समय जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने फौज की इतनी बड़ी बढ़त के बाद में यूनिलैटरल सीज फायर को मेंटेन कर दिया। और इसके बाद में होता क्या है सबको पता है, शिमला समझौता होता है, जिसके अंदर भारत के पक्ष का कुछ खास दिखता नहीं है। भारत की आर्मी के पास में ऑब्जेक्टिव था, आप जाओ और फतेह करो, अपने देश के लिए कुछ करना है हमें। मगर यहां पर देश के लिए क्या हुआ है, ये जो वॉर था ये आर्मी को 1000 घंटे और तकरीबन 2000 शहादतों का पड़ा था, और इसमें आज के हिसाब से तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। इटली भी वॉर हारा था, उसने $100 मिलियन उस समय यूएसएसआर को दिए थे, आज के हिसाब से कई हजार करोड़ रुपए होते हैं। और फिनलैंड को भी पैसा देना पड़ा था, तकरीबन $800 मिलियन, जो कि उसकी 15 से 17% पूरे के पूरे नेशनल इनकम के बराबर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान बुरी तरीके से हारा था, और उसने सभी के सभी देशों को रिपेरेशंस दिए थे। कई सालों तक वो रिपेरेशंस देने के लिए बाध्य था इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। तो जापान की वजह से जो फिलीपींस को नुकसान हुआ था, उसके लिए जापान को देने पड़े थे $550 मिलियन। उसके साथ में साउथ वियतनाम को पे करना पड़ा था, अमेरिका को उसको पे करना पड़ा था, साथ ही के अंदर वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता, इसके ऊपर भी उसको दस्तखत करने पड़े थे। ये सारी के सारी ट्रीटीज और रेपेरेशंस इतिहास के अंदर दर्ज है, कोई नई बात नहीं है। जो जीतेगा देश वो हारने वाले से हर जाना लेगा, जिसको रेपेरेशंस कहते हैं। मगर आर्मी ने जो काम कर दिया, उसके बाद में अगर राजनेता अपने काम के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाए तो देश को कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार के कई सारे आर्टिकल्स और बुक्स हैं कि 1971 के वॉर के अंदर इंदिरा गांधी पीओके लेना चाहती थी, मगर उन्होंने लिया नहीं। आखिर क्यों? उस समय की मीडिया बहुत छोटी हुआ करती थी, पब्लिक के पास में इंफॉर्मेशन अखबारों से आते थे। इंदिरा गांधी अपने प्रतिद्वंदियों को और मीडिया को किस प्रकार से ठिकाने लगाती थी, जो भी उनके खिलाफ जाता था, यह सर्वविदित बात है। और मीडिया ने इस बारे में कुछ लिखा नहीं, और बाकी यह फैलाया गया कि चाइना भारत के ऊपर कहीं आक्रमण ना कर दे, इसीलिए दूसरे फ्रंट के ऊपर वॉर नहीं खोला गया, जबकि यह दावा बिल्कुल गलत साबित होता है इस खबर के बाद। इंदिरा गांधी के साइंस एडवाइजर थे जिनका नाम पार्थसारथी था। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के पास में एक सीक्रेट टेलीग्राम आता है सोवियत प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अगर भारत आक्रमण कर देता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर, तो भी उनका अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा भारत के प्रति। इसका मतलब चाइना उस सीन के अंदर कहीं नहीं आ सकता था। यानी कि एक जो दावा है कि चाइना की वजह से भारत ने वहां पर आक्रमण नहीं किया, पूरी तरीके से खारिज होता है। दूसरी बात यह है कि चाइना के साथ में भारत का वॉर हो चुका था, और चाइना बहुत सारा कब्जा कर चुका था भारत की जमीन के ऊपर। तो सन 71 का वॉर भारत की आर्मी जीत जाती है, और उसके बाद में काम होता है पॉलिटिशियंस का। वो करते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के अंदर इंदिरा गांधी देती है यूनाइटेड नेशंस का हवाला, और कहती है कि चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से दोनों के दोनों रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाएगा। बात सुनने में अच्छी लगती है कि जिनेवा कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन वगैरह ये सब मिला मिलू
के 93,000 जो सोल्जर्स को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। मगर क्या इंडिया यूनाइटेड नेशंस को मानता भी था? क्योंकि चाइना के साथ में जो वॉर हुआ था इंडिया का, वहां पर इंडिया क्यों नहीं गया यूनाइटेड नेशन के पास, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उस समय मीटिंग्स भी चल रही थी। इंदिरा गांधी जी के पिताजी यानी कि नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, और इन डेट्स को आप ढंग से देख लीजिए, इन्हीं डेट्स के दौरान वॉर चल रहा था। मगर नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी प्रकार की इस बारे में कोई चर्चा नहीं करवाई। या तो नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस को मानते नहीं थे, या वो चाहते नहीं थे कि ये जो मसला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाए। इंडिया का रवैया उस समय यूनाइटेड नेशंस के प्रति कैसा था, वो सबूत आपने देख लिए। तो भारत ने 93,000 सैनिकों को आखिर रिलीज क्यों किया? ना उन्होंने कश्मीर को वापस लेने की कोशिश की, जो आराम से लिया जा सकता था, ना ही 27,000 करोड़ रुपए वॉर रेपरेशंस इंडिया ने कभी मांगे। मगर वायर अखबार के अंदर जो खबर है वो बताती है कि इंदिरा गांधी केवल और केवल एक आदमी को बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थी, और वो आदमी थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, यानी कि भारतीय नहीं थे, बांग्लादेशी थे। अगर इस आर्टिकल की बात मानते हैं तो तकरीबन 2,500 जो शहादतें हुई हैं, उसके बदले में एक आदमी को छुड़ाया जा रहा था। 27,000 करोड़ जो भारत को नुकसान हुआ है, उसके बदले एक आदमी को छुड़ाया जा रहा था। कश्मीर का जो पीओके एरिया है, उसके बदले केवल एक आदमी को छुड़ाया जा रहा था, जो कि भारतीय नहीं था। अमेरिका भी उस समय यह मानता था कि भारत आराम से पीओके को वापस कैप्चर कर लेगा। इंदिरा गांधी के पास में बहुत अच्छा ऑप्शन था, मगर राजनेता यहां पर हार गए, जहां पर आर्मी जीती। यूएसएसआर के प्रेसिडेंट खुद आगे आके बोल रहे थे कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, तुरंत वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करो, अपना पीओके वाला एरिया वापस ले लो। मगर इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को कुछ और ही मंजूर था। जापान, इटली, फिनलैंड, जर्मनी, इसके अलावा हाल ही के अंदर जो गल्फ वॉर के अंदर हुए थे, वहां पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने रेपरेशंस के अंदर $350 बिलियन लिए थे इराक से, कमर तोड़ी थी। मगर इंदिरा गांधी को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने रेपरेशंस के लिए पाकिस्तान को कभी कहा ही नहीं। और इंदिरा गांधी के साइंस एडवाइजर खुद ये बात को मानते हैं, समझ नहीं पाते कि हिस्ट्री के अंदर कई सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसे इंस्टेंस हो जाते हैं जहां पर लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इलॉजिकल होती हैं, बेतुके होते हैं। आज भी कई सारे नेता बेतुकी बातें करते हैं, बेतुकी हरकत करते हैं, बेतुके मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, और कल के समय ये सारी की सारी हिस्ट्री बन जाएंगी जिनको बेतुका और इलॉजिकल कहा जाएगा। तो 1971 वॉर के दो पहलू हैं। पहला पहलू, आर्मी ने शौर्य का परिचय दिया, कई शहादतें दी, उसके बाद में उन्होंने जो काम किया वो गिनीज बुक के अंदर दर्ज है। और दूसरा पहलू आ जाता है राजनीति का। उस समय के जो राजनेता थे, उन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए जो कि इन्हीं के एडवाइजर इलॉजिकल कहते हैं उन डिसीजंस को। सबसे अच्छी बात इस समय जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि देश को राजनेता समझाएं कि 71 के वॉर के अंदर भारत को आखिर मिला क्या, शहादतों के बदले, खर्चे के बदले, और जो कश्मीर का जो हिस्सा है उसको हमने वापस नहीं लिया उसके बदले। नमस्कार, धन्यवाद।